बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू सिलेबस जो कि सेकेंड ईयर से रिलेटेड हैं, यानी सेकेंड ईयर बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी हैं, होम्योस्टेसिस पहला चैप्टर हैं। इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ चैप्टर कवर किए हैं। तो आज हमारे पास क्या है, सेकेंड ईयर बायोलॉजी से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वॉल्टर बी कैनन ने इंट्रोड्यूस किया। इन होम्योस्टेसिस के टर्म है किसने पेश किया, होम्योस्टेसिस के टर्म पेश किया वॉल्टर बी कैनन ने। अब ये होता क्या है, होम्योस्टेसिस मतलब है कि द सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी and adjust to the changing environmental condition is known as homeostasis। अब देखिए, होम्योस्टेसिस एक बैलेंस रखने वाला एक मैकेनिज़्म होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि एक नेचुरल मैकेनिज़्म है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंट एनिमल्स हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं। अब हर एनिमल एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल और क्लाइमेटिकल कंडीशन में, ठीक है, यानी जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जानदार हैं, एनिमल हैं, जो भी हैं, वो एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट रखते हैं। यानी अगर गर्मी है तो गर्मी के लिहाज से अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अगर सर्दी है तो सर्दी के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है। उस एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट रखने का जो मैकेनिज़्म है वो क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। सही है। अब फ़र्ज़ करें कि एक एनिमल बॉडी को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तकरीबन एक एनिमल जो सेल होता है वो 70 से लेकर 90% वाटर पर मुश्तमिल है, पानी के ऊपर मुश्तमिल है। अब इससे मतलब क्या है कि हम सारा दिन पानी ही पीते रहें, हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप जितना पानी पियोगे, ठीक है, जितना हमारे डॉक्टर्स कहते हैं आप ज़्यादा पानी पिया करें, तो ज़्यादा पानी का भी एक लिमिट है। दिन में 8 गिलास, 7 गिलास, 6 गिलास, ये एक नॉर्मल लिमिट है। अगर आप पूरे दिन में 1 बाल्टी पानी पीते हो तो इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि हमारे बॉडी के लिए पानी ज़्यादा सही है। इस तरह फ़र्ज़ अगर आपके पास सॉल्ट्स हैं, नमक हैं, हम नमक को क्या करते हैं, रोज़ाना हर ग़िज़ा के अंदर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, सिवाय चाय वग़ैरह के। ठीक है, इसके बगैर तकरीबन हम हर ग़िज़ा के अंदर क्या करते हैं, नमक का इस्तेमाल करते हैं, NaCl का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि आप पूरे हफ़्ते के नमक को साइड पे रखो, किसी चीज़ के अंदर आप नमक को इस्तेमाल नहीं करो। ठीक है, पी के सालन खाओ, पी के पकौड़े खाओ, पी के समोसे खाओ। ठीक है, एक हफ़्ते का सॉल्ट जमा करें, फिर उसको एक साथ खाएँ। ठीक है, उस सॉल्ट को जब आप एक साथ खाएँगे तो उम्मीद है कि आप ज़िंदा नहीं बचेंगे। ठीक है, बल्कि क्या हो जाएंगे, शरीयानें पड़ जाएंगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्ट की एक लिमिट है हमारे बॉडी के अंदर कि 24 घंटे के दौरानिए के अंदर आप कितना सॉल्ट ले सकते हैं। इसी तरह फ़र्ज़ अगर आप दिन में 6 या 7 गिलास, 4 या 5 गिलास पानी पीते हैं, आप उस पानी को जमा करें, 3-4 दिन का पानी जमा करें, बाल्टी तो भरी जाएगी। आप एक बाल्टी पानी पी लें तो उस बाल्टी पानी पीने से भी आप क्या बचेंगे, ज़िंदा नहीं बचेंगे। तो यही हमारे पास क्या है, होम्योस्टेसिस है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी तब्दीली होती है या जो भी कंडीशंस, यानी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन होता है वो हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, तो उसके इफेक्टनेस को रिमूव करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म मौजूद है जिसका नाम क्या है, होम्योस्टेसिस मौजूद है। अब होम्योस्टेसिस हमारे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल रखता है। हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है, हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर के निज़ाम को मेंटेन रखता है। इस तरह हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस बनते हैं, उसके कंडीशन को, उसकी जो नॉर्मल कंडीशन है उसको भी मेंटेन रखने का ज़िम्मेदार होता है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मेरे पास एक एनवायरनमेंट, यहाँ पर वर्ड यूज़ होता है एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी माहौल। माहौल, क्या माहौल हमारे बॉडी पर डायरेक्टली इफ़ेक्टेड है?
यस बिल्कुल, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करने का। जो रिस्पॉन्सिबल हो क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ये बराह रास्त या डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को। ठीक है, अब एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस जगह रहता है वो उसे क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है। पर से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरे आसपास जो है ये मेरे पास क्या है? एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो अब एनवायरनमेंट दो किस्म का एनवायरनमेंट है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक इंटरनल एनवायरनमेंट। जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किस चीज़ की है? होम्योस्टेसिस, यानी वो सिस्टम, वो मैकेनिज़्म जो हमारे इंटरनल मैकेनिज़्म को, इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करे, वो मैकेनिज़्म कहलाता है होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या है? हमारे इंटरनल जो कंडीशन के अंदर जो तब्दीली आती हैं उसको अपने नॉर्मल हालत में लाने के लिए जो मैकेनिज़्म है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट वो जगह होती है जहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। ठीक है, रहता है, वो उसे क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, उसका हैबिटेट कहलाता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट दो टाइप्स का होता है। एक हमारे पास है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दूसरा हमारे पास होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। क्लियर है यहाँ तक? अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड है इंटरनल एनवायरनमेंट के। तो हाँ, यस। क्यों? जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई तब्दीली आती है तो इंटरनल एनवायरनमेंट उसको अफेक्ट करता है। इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करता है? अफेक्ट करता है। क्लियर है यहाँ तक? इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है? एयर शामिल है। एयर के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एयर के पास NO2 भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, N2 भी है, नाइट्रोजन गैस भी है। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी शामिल है। सही है, इसके अंदर हीलियम, नियॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारी गैसेस हमारे पास एयर के अंदर मौजूद होते हैं। अब फ़र्ज़ कर एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती हैं तो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट से डायरेक्ट इफेक्ट होता है। ठीक है, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होगा तो इंटरनल एनवायरनमेंट को भी वो क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। इसी तरह फ़र्ज़ करें टेम्परेचर है। ठीक है, दूसरा पर्पज़ क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर एयर शामिल है, एयर के अंदर सारी गैसेस शामिल हैं। ठीक है, जिसमें 22% ऑक्सीजन है। ठीक है, 22% क्या है? ऑक्सीजन है। 70% के आसपास आपके पास क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हम टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर, सही है। देखें, एक लिविंग बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, एक ख़ास फिक्स टेम्परेचर होता है। अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, एक नॉर्मल हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, हमारे क्या है? ये फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर है, ये है सेल्सियस स्केल के अंदर। तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये फिक्स नहीं है, मतलब इसको ये तो हम नॉर्मल लिखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होती है, +-2, +-3, +-1। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम भी हो सकता है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ भी सकता है। फ़र्ज़ करें कि 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। ठीक है, कितने पर आ गया? 36 डिग्री के ऊपर हमारा बॉडी टेम्परेचर आ गया। इसी तरह या ये कम हुआ और इस तरह का टेम्परेचर बढ़ जाए, फ़र्ज़ है 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को बढ़ना और इस टेम्परेचर कम करना, ये इस दोनों को मेंटेन करना किसकी ज़िम्मेदारी होती है? होम्योस्टेसिस की ज़िम्मेदारी होती है। यानी होम्योस्टेसिस से ही इसको काम पर लेकर आना पड़ता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। फ़र्ज़ करें कि आपके बॉडी टेम्परेचर क्या हुआ? 38 हुआ या कम से कम 39 हुआ, जो भी आपका टेम्परेचर बढ़ गया।
उसको अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर यानी इस नॉर्मल कंडीशन के लिए, इस नॉर्मल कंडीशन तक लाने के लिए, सही है, जो फीडबैक काम करता है, जो मैकेनिज़्म काम करता है वो क्या है, होम्योस्टेसिस है। फ़र्ज़ करें कि आपके बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको कम करना है, तो हमारा जो बॉडी है, जो होम्योस्टेसिस है, वो क्या करेगा, हीट को रिलीज़ करेगा। हीट को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। अब रिलीज़ डिफरेंट तरीक़ों से हो सकता है, इसके अंदर डिफरेंट हार्मोन्स काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम इसके अंदर काम करता है। अब ये जो हीट रिलीज़ होगा तो ये क्या कहाँ पर जाएगा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर जाएगा, ठीक है। हीट रिलीज़ के ये स्वेटिंग वगैरह इसके अंदर शामिल है, ठीक है। आपके जिस्म से पसीने निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी टेम्परेचर कहाँ पर आ जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा, अपने नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फ़र्स्ट से आपका बॉडी टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है, टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ बॉडी का, 37 नॉर्मल था, 36 हुआ, 35 हुआ। तो अब हमारे बॉडी के अंदर क्या होती हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस का मैकेनिज़्म है वो क्या करेगा, शिवरिंग वगैरह, सही है, ठीक है, ताकि वो हीट मज़ीद को लॉस ना करे, शिवरिंग कपकपी वगैरह स्टार्ट हो जाती है, जिसके बायस हमारा टेम्परेचर नॉर्मल हालत के अंदर वापस आ जाता है। तो ये क्या करता है, ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर है। अब बॉडी के जो टेम्परेचर हैं ये किससे ये मतलब किससे रिलेटेड है, अगर बॉडी का टेम्परेचर इतना ही तो शायद नॉर्मल बुखार की हालत में भी हो जाता है, या इंटरनल एनवायरनमेंट या सॉल्ट वगैरह की कंसनट्रेशन या कोई बैक्टीरिया की वजह से हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, तो ये होता रहता है। अब एक्सटर्नल टेम्परेचर हमारे पास डायरेक्टली इफेक्टेड किसके हैं, इंटरनल ऑर्गन का, यानी इंटरनल जो हमारे पास टेम्परेचर है बॉडी का उसको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। फ़र्ज़ करें कि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हालत के अंदर ये होता है, सर्दी हो या गर्मी हो, आपके पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ठीक है, या आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो या -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, हमारा तब भी बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक है। इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन रखने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है, होम्योस्टेसिस की होती है। इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स काम करते हैं, जो कि फीडबैक कहलाता है, इसके अंदर ब्रेन शामिल होता है, इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम शामिल होता है, ठीक है। तो क्या करता है, नर्वस सिस्टम इसके अंदर क्या करता है, काम करता है। क्लियर यहाँ तक। फ़र्ज़ करें कि बाहर का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, 37 डिग्री मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं, डिफरेंट तरीक़ों से हीट को रिलीज़ करती हैं, इसमें स्वेटिंग शामिल है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन करना, सही है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कंडीशन क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करने के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम काम करता है वो क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो डायरेक्टली अफेक्टेड है, ठीक है। इस तरह हमारे बॉडी के अंदर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए या ह्यूमिडिटी कम हो जाए तो इससे भी हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है। फ़र्ज़ करें कि बाहर के एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई, ह्यूमिडिटी बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये जो ह्यूमिडिटी जब ज़ीरो होती है, ह्यूमिडिटी अगर ज़ीरो हो गई इसका मतलब ये है कि बाहर हमारे पास पानी के वेपर्स हैं ही नहीं, हमारे पास ह्यूमिडिटी है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, ठीक है, यानी मुंह से, नाक से, जिस्म से, बॉडी से स्वेटिंग क्या होगी, पसीना यानी पानी इवापोरेशन के ज़रिए क्या होगी, बहुत ज़्यादा ज़ाया होगी। क्लियर यहाँ तक। तो ह्यूमिडिटी वगैरह भी हमारे बॉडी को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए क्या है, ज़रूरी है। यानी अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सेट हो, बराबर हो, मेंटेन हो, तो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट भी क्या होता है, मेंटेन रहता है। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंजेस आती हैं तो डायरेक्टली इफेक्ट किसको करता है, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, उम्मीद है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, इसके साथ एयर वगैरह शामिल हैं। एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस होते हैं, जिस तरह आपके पास हैं कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बढ़ती है कंसनट्रेशन तो आपको पता है कि क्या होता है,
गर्मी बढ़ती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, ठीक है, इस तरह ऑक्सीजन की कमी होती है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास क्या शामिल है? ब्लड शामिल है, ऑर्गन्स शामिल हैं, यहाँ तक कि सेल्स भी शामिल हैं, ठीक है। ये सारे किस अंदर शामिल हैं? हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर शामिल हैं। क्लियर है यहाँ तक? इंटरनल इन्वायरमेंट सबसे अगर हम ब्लड का देखें, ब्लड क्या काम करता है? देखिए ब्लड के डिफरेंट फंक्शंस हैं। जिस तरह ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर काम करता है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, ठीक है, मिनरल्स को प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट सेल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास अगर ब्लड चेंज हो जाए, फर्स्ट अगर ब्लड के अंदर क्या हो जाए, ब्लड का सिर्फ पीएच चेंज हो जाए, ब्लड का क्या चेंज हो जाए? पीएच चेंज हो जाए। सर फर्स्ट ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.3 है, ठीक है, नॉर्मल ले लेते हैं कि 7.3 हमारे ब्लड का पीएच है। पावर ऑफ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक हमारे पास जो स्केल हैं, किस स्केल हैं? पीएच के स्केल हैं। इसमें हमारे ब्लड का जो लिमिट हो गया है 7.1 से लेकर 7.3 7.4 तक इसकी लिमिट है। सिर्फ अगर ब्लड की पीएच चेंज हो जाए, सही है, इंटरनल एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर ब्लड की पीएच चेंज हो जाए, 7.3 हो जाए या 6.9 हो जाए, इसका मतलब ये है ये दोनों कंडीशन हमारे लिए बहुत सीवियर है, बहुत ख़तरनाक है। क्लियर यहाँ तक? पीएच अगर 7.3 से ऊपर हो जाए, 7.5 7.6 हो जाए, तो वो बच्चा क्या, वो बंदा क्या कहलाता है? इसको शुगर होती है, क्या कहलाता है? इसको शुगर का मरीज़ बन जाता है। इसी तरह अगर वो 6.9 या 6.8 तक आ जाए तो बंदा कहाँ पर चला जाता है? कोमा में चला जाता है, ठीक है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम सिर्फ ब्लड की पीएच देखें तो कितना इफेक्ट करता है बॉडी को? बेइंतहा। क्लियर यहाँ तक? बढ़ जाए तो अलग बीमारियाँ, कम हो जाए तो अलग बीमारियाँ। तो इस पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम काम करता है वो कौन सा है? होम्योस्टेसिस है। इसी तरह अगर ब्लड के अंदर हम शुगर देखते हैं, ब्लड के अंदर क्या देखते हैं? शुगर, सही है। हमारे ब्लड का अगर हम बिल्कुल निहार में टेस्ट करते हैं तो लेकिन 0 से 120 तक, ठीक है, 80 से 120 तक हमारे पास ये किसी और की ग्लूकोज की लिमिट होती है, शुगर की लिमिट होती है, ठीक है। 80 से लेकर 120 ये निहार में आपके पास क्या है? ब्लड का नॉर्मल शुगर लेवल है। अगर आप अगर आप खाने के बाद यानी फुल पेट, आपका पेट भरा हुआ है, आप टेस्ट करते हैं तो आपके ब्लड का शुगर कितना होता है? तकरीबन 120 से लेकर 180, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है? बड़े पेट शुगर का लेवल होता है, सही है। अब देखिए फ्लक्चुएशन है, 80 से 120 होना चाहिए निहार में, 120 से 180, यानी इतना ब्लड आपके पास, इतना शुगर आपके पास किस में होना चाहिए? ब्लड के अंदर होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? आप अगर ज़्यादा शुगर लेते हैं या कम शुगर लेते हैं, ठीक है, तो उस नॉर्मल लिमिट तक लाने के लिए जो सिस्टम काम करता है वो भी क्या है? होम्योस्टेसिस है। क्लियर यहाँ तक? यानी इसको मेंटेन रखना। हम दिन के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज खाते हैं, बहुत सारा शुगर खाते हैं, ठीक है, हर चीज़ में तकरीबन शुगर हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस शुगर को यूरिन से निकालना, बॉडी से बाहर निकालना, या उस शुगर को ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी के अंदर रखना, ये कौन मेंटेन रखता है? हमारा होम्योस्टेसिस का एक सिस्टम है, ठीक है, वो उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। यानी हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल है, पीएच लेवल है, ठीक है, सॉल्ट लेवल है, वाटर लेवल है, उन सबको मेंटेन रखने का काम भी किसका है? हमारे होम्योस्टेसिस, जो कि एक मैकेनिज्म है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व है, इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है, इसके साथ साथ एक्सक्रीशन है, डिफरेंट तरीक़ों से हमारे बॉडी को मेंटेन रखता है, यानी हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है। क्लियर यहाँ तक? इस तरह ऑर्गन है, फर्स्ट तरह के ऑर्गन ख़राब हो गए, लिवर ख़राब हो गया, ठीक है, किडनी ख़राब हो गया, उसके फंक्शन ख़राब हो गए, ठीक है, तो ये भी क्या है? हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है। इस तरह यहाँ तक सेल तक हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर सेल तक की चीज़ शामिल है, यानी हमारे सेल्स भी इफ़ेक्टेड होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। क्लियर यहाँ तक? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट डायरेक्टली इफेक्टेड है, ठीक है। अब इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास क्या है? बॉडी टेम्परेचर, जो मैंने यहाँ पर बता भी दिया है कि बॉडी टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर है आपके पास, वो कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37.6 था, लेकिन अब क्या हो गया? बॉडी सर्वे के मुताबिक इंसान तो ठंडे हो गए हैं, तो 37 या 98.6 फ़ारेनहाइट हमारे पास क्या है?
या 98.6 97.6 हमारे पास नॉर्मल लिमिट है। देखिए फ्लक्चुएशन होती है, एक लिमिट तक होती है। ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा तो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज होता है, जिसके बायस हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। इस तरह ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, या 180 ग्राम पर, ठीक है, पर डे माइक्रोग्राम वगैरह से हमारे पास क्या होता है, लिमिट होता है ब्लड का, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 से यानी 98 फ़ारेनहाइट आपके पास होना चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है, फ्लक्चुएशन की लिमिट है हमारे पास, होती है बॉडी के अंदर। ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो ज़्यादा बीमारी पे कोज हो सकती है कंडीशन के। बॉडी टेम्परेचर यानी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी नुकसानदायक है, कम हो जाए तो भी नुकसानदायक है। इस तरह आपके पास क्या है, ब्लड शुगर लेवल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह पीएच ऑफ ब्लड है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीएच ऑफ ब्लड कम या ज़्यादा हो जाए तो ये बॉडी को यानी मौत तक ले जाता है, इंसान को पटका देता है। इस तरह कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। अब देखिए ये डिफरेंट हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट हमारे पास ऑर्गन्स हैं, ठीक है। उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर। कह रहे हैं यहाँ तक। अब वेस्ट सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर बढ़ गए, इसके अंदर कौन सा सिस्टम काम करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स कम या ज़्यादा हो गए, कौन सा सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो ये सारे मेरे पास क्या है, ये इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट है, ठीक है। इसके अंदर ये सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कुछ ही यहाँ पर लिखी हैं। तो ये सारे मेंटेन होने चाहिए, और मेंटेन कौन करता है, हमारा एक सिस्टम है होम्योस्टेसिस, ठीक है। इसके हमारे पास 3 तरीक़ों से ये सारे काम 3 तरीक़ों से होते हैं, ठीक है। जितने हमने अभी डिस्कस किए हैं ये सारे काम कितने तरीक़ों से होते हैं, 2-3 तरीक़ों से होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ आपके पास, सबसे पहली चीज़ अगर हम देखते हैं, उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको हम आगे ये जितने हमारे पास इंटरनल सब्सटेंस एनवायरनमेंट है, इसको हम आगे भी प्रोसीज करेंगे, आगे भी इसको हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज़ आपके पास क्या है, डिटेल में है। तो 3 तरीक़ों से हमारे पास होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है थर्मल रेगुलेशन। क्या होता है, पहली चीज़ आपके पास क्या है, थर्मो रेगुलेशन। दूसरी चीज़ आपके पास होती है, दूसरा आपके पास जो कंडीशन हो क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या आपके पास, ऑस्मो रेगुलेशन। तीसरी आपके पास जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है वो क्या करता है, एक्सक्रीशन। क्लियर यहाँ तक। यानी होम्योस्टेसिस के अंदर जो 3 फैक्टर हैं, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, इन 3 तरीक़ों से हमारे पास होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस होता है वो हमारे इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन को प्रोटेक्ट करता है, अपने नॉर्मल लिमिट के अंदर लेकर आता है। वो हमारे पास कौन कौन से हैं, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। ये हमारे पास सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, पूरे चैप्टर्स हैं, ठीक है। हमारे इसके अंदर एक चैप्टर के अंदर सबको इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, अलग अलग चैप्टर हैं। इसको हम आगे डिटेल से समझेंगे। आज हमारे पास सिर्फ क्या है, एक इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। तो थर्मो रेगुलेशन, थर्म का मतलब होता है हीट, यानी टेम्परेचर को मेंटेन रखने, टेम्परेचर को रेगुलेट करना। क्या करना, हम लिख लेते हैं, मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे पास क्या करता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। क्लियर है यहाँ तक। फर्स्ट फिर आपका बॉडी टेम्परेचर 37 आपके पास क्या है, नॉर्मल लिमिट है। अगर आपके पास 30 हो जाए तो बहुत कम हो गया, 34 हो जाए या 44 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो इन दोनों को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, आपके पास थर्मो रेगुलेशन है। इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम इसके अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो थर्म का मतलब क्या होता है, थर्म का मतलब होता है हीट, रेगुलेट का मतलब क्या होता है, इसको मेंटेन करना, रेगुलेट करना। दूसरा टर्म इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे। दूसरा हमारे पास क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट्स और जो हमारे पास वाटर होता है, ठीक है, सेल के अंदर देखिए हमारे बॉडी के अंदर 70% से लेकर
90% तक सेल के अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। तो हर सेल का मतलब ही नहीं हर सेल के अंदर 70% है या हर सेल के अंदर 90% है, हर सेल का एक डिफरेंट रेशो है पानी का, ठीक है। तो उस रेशो को मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑस्मो रेगुलेशन की। यानी सॉल्ट्स आपके पास जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं या वाटर आपके पास बॉडी के अंदर मौजूद हैं, तो उसको मेंटेन रखना किसकी जिम्मेदारी है? ऑस्मो रेगुलेशन की, ठीक है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर, सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। तीसरी चीज़ क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस, ठीक है। इन बॉडी के अंदर जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उसको बाहर निकालना, एक्सक्रीट आउट करना, ठीक है। उस वो किसकी जिम्मेदारी? एक्सक्रीशन की। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक्सक्रीशन, जिसके अंदर आपके पास अमोनिया, NH3 वगैरह, ठीक है, या अमाइनो एसिड के जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड वगैरह के जो वेस्ट होते हैं, ठीक है। इस तरह के पास क्या होता है? यूरिक एसिड होता है, बड़ा ख़तरनाक है। इस तरह के पास क्या है? यूरिया है, ठीक है, इसे यूरिन वगैरह है, सही है। इन सारे जो ये जहरीले मटेरियल को, जो आपका एसिडिक मटेरियल या पॉइजनस मटेरियल, ठीक है, या एमोनिया के जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, या हमारे पास यूरिया होता है, यूरिन होता है, उसको जिस्म से बाहर निकालने का जो प्रोसीजर होता है वो क्या है आपके पास? एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। इन बॉडी के अंदर जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, क्या बनते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, जो कि जहरीले मटेरियल होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो उसको रिमूव करने का काम किसका है? एक्सक्रीशन का है। ये 3 टर्म ऐसे हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी तकरीबन इन तीनों पर आती है। 3 तरीक़ों से हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? मेंटेन रहता है, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट का क्या करता है? वो क्या होता है? बैलेंस रहता है। होम्योस्टेसिस का काम ही क्या है? चेक एंड बैलेंस सिस्टम। क्या है होम्योस्टेसिस का मतलब? क्या है? चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। कोई भी ख़राबी हो, कोई भी कम या ज़्यादती हो किसी चीज़ के अंदर, तो उसको नॉर्मल हालत के अंदर लाने के लिए जो सिस्टम मैकेनिज़्म काम करता है वो कहलाता है होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स काम करते हैं। क्या काम करते हैं? डिफरेंट ऑर्गन काम करते हैं। जिस तरह मेरे पास ये है, लीवर है, काम करता है, किडनी है, ठीक है, काम करता है, बेहतरीन काम। ये सारे इसके अंदर होमोस्टेसिस के अंदर शामिल हैं। इससे सर क्या काम करता है? स्किन काम करता है, ठीक है। इससे क्या काम करता है? लंग्स काम करते हैं, सही है। ये ऐसे ऑर्गन हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको छोड़ के तकरीबन ये सारे हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इससे हम किडनी पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए। इस तरह हम किडनी, लीवर पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम स्किन को भी डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हमारे पास क्या था? होम्योस्टेसिस का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑस्मो रेगुलेशन है या थर्मो रेगुलेशन है या एक्सक्रीशन है, ठीक है, इन सब को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एनिमल्स के अंदर, सिर्फ इंसानों के अंदर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास फिशेज़ हैं, ठीक है, दूसरे हमारे पास जो हमारे पास लीच वगैरह हैं, ठीक है, प्लेनेरिया वगैरह, जो भी हमारे पास सब्जेक्ट का हिस्सा है उसको हम इस चैप्टर के अंदर आगे प्रोसीड करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।